हे दिस इज नवदीप सिंह, आप देख रहे हैं चैनल भी। मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करता, प्लीज सब्सक्राइब करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेनी वैल्यू थ्योरम्स का पहला पार्ट, जिसमें बड़ी बड़ी रॉली थ्योरम और इसके एग्जांपल्स। इससे पहले आपको कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूटी, सततता और अवकलनीयता के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता, ये बटन में लिंक है, चेक करें। उन वीडियोज को 5 वीडियो से पहले आ चुकी हैं। रॉली थ्योरम क्या कर रही है? एक फंक्शन एफ ए बी में इस प्रकार परिभाषित हो, स्वतंत्राल ए बी में इस प्रकार परिभाषित हो, किस प्रकार? इसकी 3 शर्तों को क्या करे? फॉलो करे। R1 हमारे पास क्या है? सतत होगा। क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा? सतत होगा। तथा हमारे पास ओपन इंटरवल ए बी में क्या होगा? हमारे पास अवकलनीय होगा। ओपन इंटरवल यानी विवर्तंत्राल, क्लोज इंटरवल यानी स्वतंत्राल। यानी स्वतंत्राल में तो क्या होना चाहिए? सतत। स्वर्त में क्या होना चाहिए? सतत। और हमारे पास क्या होना चाहिए? विवर्त में क्या होना चाहिए? हमारे पास अवकलनीय होना चाहिए। विवर्त अंतराल में फलन क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी शर्त हमारे पास क्या है? ए पर वैल्यू फंक्शन तथा बी पर वैल्यू फंक्शन दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ एफ ए बराबर किसके होना चाहिए? एफ बी होना चाहिए। तब हमारे पास कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य विद्यमान होगा। ए बी में एक ऐसा बिंदु अवश्यमान होगा जिसका डेरिवेटिव एफ डैश सी हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। जिस बिंदु पर फलन का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? रॉली थ्योरम पता लगी। रॉली थ्योरम एक बार और पढ़ा लेते हैं। परिभाषा क्या है? एक फलन एफ अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि तीनों शर्तों को क्या करो? संतुष्ट करता हो। यानी R1 कंटिन्यूअस हो, इसमें विवर्त अंतराल स्वर्त अंतराल में अवकलनीय हो, विवर्त अंतराल में एफ ए बराबर किसके हो? एफ बी के हो। तब हमारे पास एक बिंदु सी ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो ये तो हमारे पास ही रॉली थ्योरम। इस पर एक एग्जाम्पल है कि समझ सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। हमने सिर्फ रॉली प्रमेय का सत्यापन करना है अंतराल 0 1 में, स्वतंत्र अंतराल 0 1 में। तो हम पहले R1 चेक करेंगे क्या फलन कंटिन्यूस है। इसमें स्वतंत्र अंतराल 0 1 में क्या है? फलन कंटिन्यूस है। देखते हैं R1 x तथा x माइनस 1। अगर दोनों फलों की अलग अलग बात की जाए, x तथा x माइनस 1 ये एक क्या है? बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन क्या होते हैं? सतत होते हैं। x तथा x माइनस 1 x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक x के लिए भी लिख सकते हैं। x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक x के लिए सतत है। अतः पहले x इनका मल्टीप्लिकेशन भी, गुणन भी क्या होगा? फिर अंतराल 0 1 के लिए सतत होगा, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए सतत है। तो 0 1 अंतराल में भी क्या होगा? फिर सतत होगा। यानी दिया गया फलन स्वर्त अंतराल 0 1 में सतत है। रॉली प्रमेय प्रथम शर्त को क्या करता है? संतुष्ट करता है। दूसरी शर्त देखें R2 क्या अवकलनीय है? हम ज्ञात करेंगे f डैश x। इसका अवकलज ज्ञात करते हैं। अवकलज क्या आएगा हमारे पास? इसका x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, तो हमारे पास 2x माइनस इसका अवकलज आ गया। अब इसका अवकलज क्या विद्यमान है? अंतराल 0 1 में परिमित रूप से विद्यमान। हाँ, f डैश x अंतराल 0 1 में परिमित रूप से विद्यमान है। परिमित रूप से विद्यमान है। क्या है? परिमित रूप से विद्यमान है। अगर ये परिमित रूप से विद्यमान क्या है? तो अनंत आयता, तो फलन क्या होता है? इसका अवकलज विद्यमान है। इसका अवकलज विद्यमान है, यानी फलन क्या है? अवकलनीय है। अवकलनीय फलन की परिभाषा पढ़ी थी, अपने अवकलन किया था, चेक कर लें वीडियो। क्या लिखा था? यदि इसका अवकलज परिमित रूप से विद्यमान है तो फलन क्या होता है? उस बिंदु पर अवकलनीय होता है। अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर वो क्या है? अवकलज का विद्यमान है, अर्थात फलन क्या प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। यानी f' 0 1 के प्रत्येक बिंदु विवर्त अंतराल में परिमित रूप से विद्यमान है, अर्थात 0 1 में क्या है? अवकलनीय है। ठीक, क्लियर? थर्ड R3 में क्या चेक करना होता है? f a इक्वल टू एफ बी। तो f0 हमारे पास कितना आएगा? 0। और f1 भी हमारे पास क्या आएगा? 1। यानी रॉली प्रमेय की तीनों शर्तों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो क्या लिखेंगे? fx रॉली प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है।
तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, अतः C बिलोंग्स टू ए बी। इस प्रकार हो, कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य विद्यमान होगा, इस प्रकार होगा कि f डैश c इक्वल टू क्या हुआ 0। अब हमें c फाइंड करना है। f डैश c हमारे पास ये आएगा 2c माइनस 1, क्या लिखेंगे इसको 2c माइनस 1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू क्या आएगा 1/2, और 1/2 किसमें से आ रहा है 0 और 1 में से आ रहा है। इसका अर्थ क्या दिया गया फलन रोले प्रमेय का क्या करता है सत्यापन करता है। इस प्रकार आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसका देखिए ज्यामितीय अर्थ। रोले प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ क्या है देखिए। अब हमें पता है रोले प्रमेय की 3 शर्तें अपने पढ़ गए थे। R1 कंटिन्यू होना चाहिए, R2 अवकलनीय होना चाहिए विवर्त अंतराल में, तथा R3 हमारे पास क्या था FA बराबर किसके होना चाहिए FB। अभी पढ़ा था जस्ट पीछे। तब एक ऐसा बिंदु अवश्य विद्यमान होगा A में जिस पर हम क्या कर सकते हैं f डैश c इक्वल टू 0 होगा। तो अब इसको ज्यामितीय रूप से पढ़ा जाए तो किस प्रकार पढ़ा जाएगा। यदि कोई फलन अंतराल AB में क्या हो सतत हो, यानी इसमें कोई कर्मभ्यता न हो, यानी ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है। चलिए पहली होगी। फिर दूसरी अवकलनीयता का ज्यामितीय अर्थ क्या है। सततता का ज्यामितीय अर्थ पता लग गया, बीच में ग्राफ कोई टूटा हुआ ना हो। अवकलनीयता का अर्थ क्या होता है, उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या खींची जा सके अनियमित स्पर्शरेखा खींची जा सके। 2 अवकलनीय हो गया। तीसरा हमारे पास शब्द क्या FA बराबर FB, यानी A पर और B पर फलन की कोटि क्या हुई बराबर हो। फलन की कोटि यानी कि उसका y अक्ष का मान क्या हो बराबर हो, जैसे कि FA बराबर FB के हो। तब हमारे पास एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होगा जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या हुई x अक्ष की क्या हुई समानांतर हुई। चलिए अब इसकी परिभाषा को जोड़ के पढ़ो। क्या आएगा जोड़ के, यदि कोई फलन f अंतराल AB में सतत है, यानी इसमें कोई कर्मभ्यता नहीं है, तथा AB के प्रत्येक बिंदु पर अनियमित स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, यानी फलन अवकलनीय है, तथा FA बराबर किसके FB के है, तो कम से कम एक बिंदु ऐसा C बिलोंग्स टू AB अवश्य विद्यमान होगा जिसके लिए जहां पर फलन के आलेख पर खींची गई रेखा क्या होगी x अक्ष के क्या होगी समांतर होगी, यानी x अक्ष के समांतर है, यानी f डैश c क्या होता है उसका tan z, यानी इसकी ढाल, यानी इसकी ढाल क्या होगी फिर x अक्ष की समांतर उसकी ढाल है, यानी tan कोण कितने डिग्री का बना लिया x अक्ष के साथ 0 डिग्री, यानी tan 0 डिग्री हमारे पास कितना हो गया 0। tan 0 कितना हो गया 0 डिग्री हमारे पास कितना हो गया 0, यानी उसके f डैश c हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, यानी ऐसी स्पर्शरेखा होगी जिसके लिए वह क्या होगी x अक्ष की क्या होगी समांतर होगी। क्लियर, बड़ी सिंपल से इसके ज्यामितीय अर्थ था। एक बार और पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। एक फलन f अंतराल AB में यदि सतत है तथा उसके प्रत्येक बिंदु पर अनियमित स्पर्शरेखा खींची जा सकती है तथा बिंदु A तथा B पर फलन की कोटि का मान बराबर है, तो कम से कम एक ऐसा बिंदु अवश्य विद्यमान होगा जिसके लिए जिस पर फलन के आलेख पर खींची गई स्पर्शरेखा x अक्ष के क्या हुई समांतर होगी। देखें कि फलन सतत है, अवकलनीय भी है और f बराबर किसके FB के है, यानी कम से कम एक ऐसा बिंदु अवश्य विद्यमान होगा जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या होगी x अक्ष की क्या होगी समांतर होगी। इसी प्रकार इसमें x अक्ष की समांतर है रेखा, इसी प्रकार इसमें 3 x अक्ष की समांतर स्पर्शरेखाएं आ रही, कम से कम एक यहाँ पर 3 बिंदु हैं जो x अक्ष की क्या है समानांतर है। क्लियर, ज्यामितीय अर्थ पता लग गया। ज्यामितीय अर्थ का उपयोग कहां पर कर सकते हो आप, यदि आपको फलनों का आलेख पता है तो आपको सततता तथा अवकलनीयता के बारे में आसानी से पता लग सकता है, तो इसे आप रोले थ्योरम का भी सत्यापन कर सकते हो। लेकिन ज्यामितीय अर्थ का उपयोग बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम करें, क्योंकि आपका जो उपयोग है या प्रश्न आते हैं वो केवल और केवल गणितीय रूप के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के थ्रू से देखा जाए तो ज्यामितीय अर्थ थोड़ा आसान है, क्योंकि मानक फलनों के अगर आपको आलेख याद हैं तो आप उनसे आसानी से क्या कर सकते हो, प्रश्न को हल कर सकते हो, तो आपका उत्तर मिल जाएगा। अब इसकी देखते हैं प्रॉब्लम्स, रोले प्रमेय का सत्यापन। नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न फलनों को रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। f(x = x+3 e raised to -x/2 x belongs to -3 0। तो हमें पहले R1 सिलेक्ट करना होगा। R1 यदि संतुष्ट करता है तो R1 हमारे पास क्या आता है, अब सतत होना चाहिए। x+3 क्या है हमारे पास बहुपदी फलन, मैंने पहले बताया x के प्रत्येक मान के लिए सतत होंगे, तो x के प्रत्येक मान के लिए सतत है।
और e रेज टू माइनस एक्स, क्या बता ये फलन है ये पहले से ही सतत होते हैं। e रेज टू एक्स का ग्राफ किस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनता है। e रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। तो ये क्या आ रहा है, लगातार बन रहा है, निरंतर है, यानी कोई कर्मकता नहीं है, फलन क्या है, सतत है। यानी e रेज टू माइनस एक्स बाई टू एक्स के परिमित मानों के लिए क्या होगा, सतत होगा। यानी इनका गुणनफल भी क्या होगा, तीनों का फिर क्या होगा, सतत होगा। क्या लिखेंगे, आता है x प्लस 3 e रेज टू माइनस एक्स बाई टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस 3/0 के लिए, या मैं लिख सकते के लिए सतत होगा, के लिए क्या होगा, सतत होगा। क्लियर। फिर अपन क्या करेंगे, R2। तो R2 में किस प्रकार करेंगे, R2 में क्या करना होता है, अवकलनीय। तो हम इसके लिए क्या ज्ञात करेंगे, f डैश x यानी इसका अवकलज ज्ञात करेंगे। तो अवकलज इसका क्या आएगा, 2x प्लस 3 e रेज टू माइनस एक्स बाई टू माइनस 1/2 e रेज टू माइनस एक्स बाई टू x प्लस 3। इसका डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव यानी इसका अवकलज। यदि अवकलज अंतराल -3 में परिमित रूप से विद्यमान है तो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, अन्य फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ये तो आपको पता है। अवकलनीय किस प्रकार से करते हैं, यदि इसका अवकलज परिमित रूप से विद्यमान है, इसका पूरा वीडियो है, आई बटन चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, 2x प्लस 3 माइनस, तो कॉमन ले लिया मैंने, 1/2 e रेज टू माइनस एक्स बाई टू। क्या रहेगा हमारे पास, 2x प्लस 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह है और माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या रहेगा 3x। क्लियर। तो 1/2 e रेज टू माइनस एक्स बाई टू, तो हमारे पास क्या रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो सॉरी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4x, 1/2 को मिल गया, यहाँ पर क्या आएगा 6। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 1/2 e रेज टू माइनस 6 प्लस 1/2। अब ये हमारे पास बहुपदी फलन है, सतत होगा, परिमित रूप से विद्यमान होगा, और e रेज टू माइनस एक्स बाई टू एक्स के परिमित मानों के लिए क्या होता है, परिमित होता है, यानी x के प्रत्येक मान के लिए परिमित है। तो -30 के लिए, -30 में f डैश x परिमित रूप से विद्यमान है। क्या लिखेंगे, परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है, यानी fx जो है वो अंतराल -30 में क्या है, विवृत अंतराल -30 लिखेंगे, में क्या होगा, अवकलनीय होगा, में क्या होगा, अवकलनीय होगा। क्लियर। अब R3 हमारे पास क्या करना होता है, FA इक्वल टू FB। R3 में हमें क्या करना होगा, FA इक्वल टू FB। तो FA यानी F माइनस 3 हमारे पास, अगर यहाँ पर -3 रख जाए, कोई वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और F0 रखा जाए तो भी क्या हो जाएगी 0, यानी FA इक्वल टू क्या है, FB यानी F -3 इक्वल टू F0 है। ये तो तीनों शर्तों को फॉलो करता है, यानी FX रोले प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। अतः कम से कम एक बिंदु C बिलोंग्स टू AB इस प्रकार होगा, या इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश c इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो f डैश x हमारे पास ये वाला पार्ट है, तो लिख लेंगे 1/2 e रेज टू माइनस एक्स बाई टू 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यह कभी 0 नहीं हो सकता, x के परिमित मानों के लिए 0 नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास पहला पार्ट क्या हुआ, 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमें x के मान, इसका अगर आप करोगे तो x के मान जाएंगे 3 और -2। 3 इसमें से तो है नहीं, सॉरी c लिखेंगे, तो जगह क्या आएगा, c आएगा, c लिख देना यहाँ पर। तो c इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -3 और 3 और -2 आ गया। अब 3 तो यहाँ पर है नहीं, केवल और केवल क्या -2 है, तो c इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -2 बिलोंग्स टू -3 और 0। पहला दिया गया फलन रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। और अंतराल हमें क्या दे रखा है, अंतराल हमें दे रखा है 0 से पाई में।
क्या देखा है 0 से पाई, वही हम सिद्ध करेंगे R1 R2 R3 और एक बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास R1 क्या आएगा, सबसे पहले फलन क्या होना चाहिए, दिए गए अंतराल में सतत अंतराल में सतत होना चाहिए। तो e⁻x सतत है भाई, मैंने भी बताया था e⁻x का ग्राफ किस प्रकार बनता है, इस प्रकार ग्राफ बनता है इसका। तो वो क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर क्या सतत होता है, कोई क्रमबद्धता नहीं होती। e⁻x x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए सतत है। और sin x का ग्राफ किस प्रकार बनता है, आपको भली भांति पता है। sin x का ग्राफ किस प्रकार 0 से शुरू होता है, फिर इस प्रकार और इस प्रकार sin x का ग्राफ बनता है। तो इसमें क्या कोई क्रमबद्धता है, स्पेशली 0 से पाई में कहीं पर नहीं, वैसे इसके क्रमबद्धता नहीं, बिलोंग्स टू आर के लिए क्या है, सतत है। 0 से पाई में कोई क्रमबद्धता है नहीं, बिल्कुल नहीं है, यानी सतत है। sin x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर के लिए सतत होता है, सतत होता है। अतः e⁻x इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणन होगा, फॉर ऑल 0 to पाई के लिए सतत होगा। ठीक है, यानी पहली शर्त तो हमें प्रूफ होगी, यानी दिया गया फलन f(x) क्या है, सतत है। R2 हमें क्या सिद्ध करना है, अवकलज सिद्ध करना है। तो इसका अवकलज ज्ञात करेंगे। इसका अवकलज क्या है, e⁻x sin x और प्लस cos x। अब हमें इसका अवकलज देखना है, क्या दिए गए अंतराल में परिमित रूप से विद्यमान है, ऐरेदार तो नहीं हो रहा, कहीं अनंत तो नहीं हो रहा, नहीं। अब sin x और cos x है, sin x का मान 0 से पाई में है, क्या रहे, बिल्कुल सही है, कोई का है ही इसमें अनंत तो हो ही नहीं रहा, ऐरेदार नहीं हो रहा। और 0 से पाई में cos x का मान देखो, cos x का मान किस प्रकार होता है, इस प्रकार cos x का मान होता है हमारे पास, यहाँ पर क्या होता है, इसका मान 0 और फिर यहाँ पर इस प्रकार 0 से पाई। सॉरी, पाई यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, ये पाई यहाँ पर है, पाई, ठीक है। तो पाई यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके फलन में भी कोई क्रमबद्धता नहीं है, बिल्कुल ये क्या है, स्पष्ट रूप से हमें क्या है, फलन प्राप्त हो रहा है, यानी कोई क्रमबद्धता नहीं, कोई भी इसमें कुछ नहीं है, यानी दिया गया फलन क्या है, परिमित रूप से विद्यमान है। यानी f'(x) इसका जो अवकलज है -0 से पाई में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। तो यानी इसका जो हमारे पास अवकलन होगा, अवकलन इसका परिमित रूप से विद्यमान है, यानी फलन क्या है, अवकलनीय है। अतः 0 से पाई में अवकलनीय है। विवर्त अंतराल लिखेंगे क्योंकि इस पर अपने बायां अवकलज और दायां अवकलज नहीं लिखा भी, में अवकलनीय में अवकलनीय है। क्लियर, ये तो 2 हो गए। तीसरा हमें क्या सिद्ध करना है, fa यानी f0। f0 क्या है, e⁻0 sin 0, और sin 0 क्या आता है 0, और f पाई ज्ञात करेंगे तो f e⁻ पाई sin पाई, और sin पाई का मान नहीं करता है 0 होता है, हमें पता sin पाई का मान क्या था 0, यानी f0 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास f पाई आ, यानी रोले पर में ये तीनों शर्तों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अतः यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन रोले पर में तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। अतः कम से कम एक बिंदु C बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि f' इक्वल टू 0, f' इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। f' हमारे पास ये है, तो f' हमारे पास क्या आएगा, e⁻c sin c प्लस cos c इक्वल टू 0। अब e⁻c है, e⁻c तो इसमें से आएगा नहीं क्योंकि 0 हो नहीं था, पिछली बार बताया था, ये बड़ा पार्ट 0 होगा, यानी क्या आएगा sin c प्लस cos c इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा,
tan c इक्वल टू -1, tan c इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास -1 आएगा। तो या तो इसके लिए मान क्या हो सकते हैं हमारे पास, या तो हमारे पास c इक्वल टू क्या हो सकता है -π/4 हो सकता है, c का मान क्या हो सकता है -π/4 हो सकता है, या इसका मान क्या हो सकता है 3π/4 हो सकता है, या इसका मान 5π/4 हो सकता है। इस प्रकार आगे वाले मान आएंगे, आगे वाले मान नहीं है। अब c का कौन सा मान अंतराल 0 से π में है, -π/4 तो आ नहीं रहा, तो कौन सा आएगा 3π/4 आएगा। कौन सा आएगा हमारे पास 3π/4। तो c इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 3π/4 बिलोंग्स टू 0 to π। क्लियर। अतः दिया गया फलन अंतराल 0 से π में रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बताओ क्या फलन रोले प्रमेय को सत्यापित करता है? देख के बताना है नहीं। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था, जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, मापांक फलन होते हैं, वह अपने जिस फलन पर मापांक फलन का मान 0 होता है उस बिंदु पर क्या होते हैं अवकलनीय। अवकलनीय नहीं है, यानी फलन दिया गया फलन क्या है रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं होता। पहले R1 चेक करते हैं, क्या R1 प्रूफ कर रहा है नहीं कर रहा। R1 अब हमें क्या दिया है -1 से 1 में दे रखा है, तो -1 से 1 में अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा, मानते हैं -1 है और यहाँ पे क्या है 1, x का मान -1 और 1 के बीच में आ रहा है, तो फलन क्या है सतत है, बिल्कुल सतत है। -1 से बीच में लेकर 1 तक क्या फलन है सतत है। आप सततता चेक कर रहे हैं तो पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया था किस प्रकार सततता चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, द वैल्यू फंक्शन भी तीनों बराबर रहते हैं, तो दिया गया फलन क्या सतत होता है। तो यहाँ पर ग्राफिक विधि से कर रहे हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया फलन f(x) इक्वल टू x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए सतत होता है, के लिए सतत होता है। अतः f(x) -1 से 1 में b सतत होगा, सतत हो। क्लियर। अब हमें क्या ज्ञात करना है R2 चेक करना है, क्या फलन अवकलनीय है। तो अवकलनीय के लिए अपने अपना f(x) नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश क्या ज्ञात करेंगे 0 पर ज्ञात करेंगे। तो मेरे को पता है 0 पर फलन की अवकलनीय नहीं है, बाकी बिंदु पर है लेकिन 0 पर नहीं है, तो मैं क्या ज्ञात करूँगा 0 - 0। तो क्या लिखते हैं लिमिट लेफ्ट हैंड है a, याद रखना है f(0 - h -f(0) अपॉन -h। तो क्या लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f(0 - h) के लिए क्या आएगा ये 0 - h -f(0) के लिए 0 बटे में क्या आएगा -h। तो हमारे पास क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या रहेगा h और नीचे क्या रहेगा -h, तो उत्तर क्या आएगा हमारे पास -h आ गया। ठीक है। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h -f(0) अपॉन h। क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h -0 अपॉन h, यानी क्या आ गया ये माइनस आ रहा है, ये एक आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहे। अतः दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, अतः दिए गए फलन का अवकलज जो है विद्यमान नहीं है, अतः दिया गया फलन रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है f(x) इक्वल टू log x² प्लस ab अपॉन x a प्लस b। तो हमें दिखाना है, देखना है कि फलन में रोले प्रमेय सत्यापित होती है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे R1, क्या ज्ञात करेंगे R1। तो R1 किस प्रकार आएगा हमारे पास f(x) को किस प्रकार लिख सकते हो आप लघुगणक के नियमों को जानते हो अच्छी तरह से। तो क्या लिखेंगे x² प्लस a, और इसमें क्या लिख दो -log x और -log a प्लस b। अब ये देखो x के प्रत्येक मान के लिए x0 को छोड़ दिया, तो x के प्रत्येक मान के लिए क्या है लघुगणक के फलन क्या होते हैं, लघुगणक के फलनों का आलेख किस प्रकार होता है, log x का ग्राफ किस प्रकार बनता है, इस प्रकार का log x का ग्राफ। तो आप log x ये भी मान लो x है, ये भी x है, तो ये लगातार क्या है कोई क्रम मिलता नहीं है, फलन क्या है सतत है, AB में सतत है, AB में सतत है, तो AB में सतत है। अतः f(x) b AB में सतत होगा,
सतत होगा, यानी R1 तो हमारे पास 2 हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे हमने, R2 ज्ञात करके देखेंगे क्या फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो अवकलनीय के यहाँ से लगा सकते हो आप, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आएगा 1 कॉम एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस log 1 कॉन एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो 1 कॉन एक्स। अब x तो 0 तो है नहीं क्योंकि 0 पर ये अपरिमित होता, अनंत होता, तो लेकिन 0 इसमें तो है नहीं, ए बी के मान है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए बी हमारे पास होता, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एक्स इक्वल टू क्या था प्लस माइनस अंडर ए बी आता, यानी एक्स स्क्वायर का मान यदि एक्स स्क्वायर का पूरे का मान यदि मान लें, एक्स स्क्वायर का मान यदि क्या आता हमारे पास माइनस अंडर ए बी आता, तो ये हमारे साथ माइनस अंडर ए बी इसमें से आएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये हमारे पास आ गया, यानी अंतराल ए बी में क्या परिमित रूप से विद्यमान है, एफ डैश एक्स ए बी में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। R3 चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे एफ ए, तो एफ ए हमारे पास क्या आएगा लोग क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये दोनों कट गए, तो क्या आ गया हमारे पास log 1, और log 1 का मान हमारे पास क्या होता है 0। इसी प्रकार यदि एफ बी रखा जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी ए प्लस बी, तो ये भी कट गए दोनों, तो क्या आ गया log 1 का मान क्या होता है 0, यानी एफ ए इक्वल टू क्या आ रहा है एफ बी आ रहा है, अगर दिया गया अपने रोड़े पर लेकिन तीनों चीजों को क्या करता है संतुष्ट करता है। लाइन लिख देंगे यहाँ पर वही सेम, ठीक है, पहले में एफ डैश सी इक्वल टू जाएगा 0, एफ डैश सी के इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, सी लिखेंगे सॉरी, इसका क्या करते हैं एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू जाएगा 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, यानी इसका अर्थ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यानी सी इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस अंडर ए बी, क्योंकि अब ये पॉजिटिव मान है ए से लेकर बी तक आ रही है, यानी ए जैसे संख्या लेकर पता है कि ए यहाँ पर बी यहाँ पर है, ठीक है, यदि ये पॉजिटिव है, मानते हैं क्या है पॉजिटिव है, ए 0 इसमें शामिल नहीं है, यदि मान लेते हैं पॉजिटिव है तो इनकी जो मध्यम राशि होगी वो क्या होगी a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 4, a प्लस बी बाई 2, या अंडर ए बी प्लस का अंडर ए बी माइनस अंडर ए बी है, यदि माइनस की है तो इसमें प्लस वाले मान नहीं होंगे, यदि पॉजिटिव लेके चले तो हमारे पास क्या आएगा सी नॉट इक्वल टू अंडर ए बी, क्योंकि यह किसमें से विद्यमान नहीं है ए बी में से विद्यमान नहीं है, इसका अर्थ क्या होगा सी इक्वल टू क्या होगा अंडर ए बी होगा, और अंडर ए बी है क्योंकि नेगेटिव मान इसमें लिख नहीं सकते अपने, यदि सी इक्वल टू क्या है अंडर ए बी आ रहा है तो अंडर ए बी किसमें से आएगा ए बी में से आता है, क्यों आता है ए बी में से, अगर मान लेते हैं 4 और 6 हैं, 4 और 6 इस मतलब 4 और 9 है, कोई अंतराल है 4 और 9 का, तो इसमें से अगर इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए और वर्गमूल किया जाए तो क्या आएगा 6 आएगा, और 6 क्या है इसमें से आ रहा है प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन प्लस माइनस 6 आएगा तो माइनस का 6 तो इसमें है नहीं ना, कौन सा है प्लस का 6, इसी प्रकार प्लस का अंडर ए बी इसमें से आएगा, अतः दिया गया फलन रोल पर में को स्टेप करता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है प्रदर्शित कीजिए कि समीकरण e रेज़ टू x cos x इक्वल टू 1 के किन्हीं दो मूलों के मध्य समीकरण e रेज़ टू x sin x के कम से कम एक मूल अवश्य विद्यमान है। थोड़ा टिपिकल प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझना है। माना समीकरण इस समीकरण में e रेज़ टू x cos x इक्वल टू 1 के दो मूल a तथा b हैं, दो मूल मानिए a तथा b हैं, e रेज़ टू a cos a इक्वल टू 1 तथा दूसरा मूल हमने क्या मान लिया e रेज़ टू b cos b इक्वल टू 1, तो हमने मूल मान लिया, इन दोनों को कर लो समीकरण 1, ठीक, समीकरण a के मूल मानिए। अब इस समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं e रेज़ टू x
कोस एक्स इक्वल टू 1, और इसको किस प्रकार लिखते हैं ई रेज टू एक्स कोस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स। तो इसको इस प्रकार से ई रेज टू माइनस एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0। इसको क्या मान लेते हैं, फंक्शन एफ एक्स मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, एफ एक्स माना, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स कोस एक्स। यानी इस समीकरण के हमारे पास मूल क्या है, ए और बी है। सेमी समीकरण लिखी मैंने, यानी इस समीकरण के हमारे पास मूल ए और बी है। इसका अपने रोड़े पर में का अपने ग्रुप करके आए थे, एक करने जा रहे हैं, आगे करेंगे कौन सा, बीजीय रूप, गणितीय रूप, ज्यामितीय रूप और बीजीय रूप। बीजीय रूप करेंगे, छोटा सा है। ई रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स के दो मूल हमारे पास ए और बी है। मान लेते हैं ये अंतराल ए से बी में परिभाषित होगा, समझ से बात है। यदि इसके मूल ए और बी भी हैं तो इसका फंक्शन की समझ से बात है ए और बी में क्या हुआ, परिभाषित हुआ। तो इस पर रोड़े प्रमेय का अपने उपयोग करते हैं। तो R1 हमारे पास क्या आएगा, क्या फलन सतत है, हाँ बिल्कुल। ई रेज टू माइनस एक्स प्रत्येक के लिए सतत होता है, कोस एक्स भी सतत होता है। तो क्या लिखेंगे, ई रेज टू माइनस एक्स तथा कोस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R के लिए सतत है, के लिए क्या है, सतत है। अतः एफ एक्स ई रेज टू माइनस एक्स माइनस कोस एक्स डी ए बी में सतत होगा, ए बी में क्या होगा, सतत होगा। अब हमें क्या चेक करना है, अवकलनीय का एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ई रेज टू माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये भी परिमित रूप से विद्यमान है, क्योंकि साइन एक्स परिमित रूप से विद्यमान होता है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ए रेज टू माइनस एक्स भी परिमित रूप से विद्यमान होता है, यानी ये परिमित रूप से विद्यमान है। एफ डैश एक्स जो है ए बी में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। अगर आपको ये नहीं पता लगा परिमित रूप से विद्यमान कैसे हैं, तो आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। मैंने वहां पर इनके आलेख बनाकर दिखाए हैं क्यों यह परिमित रूप से विद्यमान होते हैं। अगर परिमित रूप से विद्यमान है, इसका अवकलन, जिस फलन का अवकलन जो संतराल परिमित रूप से विद्यमान होता है, अर्थात वह फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। अतः फलन एफ एक्स ए बी में विवर्त अंतराल लिखेंगे, यहाँ पर याद रखना, ए बी में अवकलनीय है, ए बी में क्या है, अवकलनीय है। अब तीसरी शर्त R3, कौन सी शर्त अपनानी है, एफ ए। तो एफ ए हमारे पास क्या आएगा, यदि एफ ए लिखा जाएगा तो ई रेज टू माइनस ए माइनस कोस ए। अब ई रेज टू माइनस ए का यहां से मान निकाला जाए, कोस ए का मान निकाला जाए, तो क्या आएगा, ई रेज टू माइनस ए ना, इस समीकरण से कोस ए इधर चला गया या ई रेज टू माइनस ए इधर चला गया, तो हमारे पास क्या है, ई रेज टू माइनस ए, ई रेज टू माइनस ए। तो हमारे पास उत्तर क्या है, 0। इसी प्रकार यदि आप एफ बी ज्ञात करोगे तो ई रेज टू माइनस बी कोस बी आएगा, और कोस बी का मान यहाँ से निकालोगे तो ई रेज टू माइनस बी उधर चला गया, तो कोस बी का मान क्या है, ई रेज टू माइनस बी। तो ई रेज टू माइनस बी, ई रेज टू माइनस बी, इसका आंसर दिया गया 0 आ गया है, यानी एफ ए इक्वल टू क्या आ गया, एफ बी आ गया, यानी दिया गया फलन रोड़े करने की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। क्या लिखोगे, अतः दिया गया फलन रोड़े करने की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। तीनों शर्तों को संतुष्ट करा, क्लियर। यानी इसका अर्थ क्या है, कम से कम एक बिंदु ऐसा विद्यमान होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0। एफ डैश सी मैंने क्या निकाला, ये एफ डैश सी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई रेज टू माइनस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0, प्लस साइन सी इक्वल टू 0। यानी सी क्या है, सी किस में से है, सी किस में से होता है, ए बी में से होगा। सी बिलोंग्स टू, इसको इस प्रकार लिख सकते हो आप, साइन सी इक्वल टू ई रेज टू माइनस सी, यानी आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ई रेज टू सी साइन सी इक्वल टू 1। और सी यानी इसका मूल है सी, यहाँ पर लिख रहा हूं, ऊपर नीचे देखिए जानी, यहाँ पर देखिए सी समीकरण ई रेज टू सी साइन सी इक्वल टू 1 का मूल है, मूल है ना, यहाँ से पता लग गया है कि आंसर 0 आ रहा है। इसका अर्थ क्या है, सी इसका क्या है, मूल है, क्लियर। और सी कहां से है, रोड़े पर में से पता लगता है, सी किस में से होगा, ए बी में से होगा, सी किस में से होगा, ए बी में से होगा। यही तो हमें इसलिए करना था, क्या इसके प्रदर्शित कीजिए कि इसका जो मूल है, इसके मूल क्या माने थे अपने, ए बी, इसके मूल क्या माने थे अपने, ए बी, ठीक है।
के मध्य इनके मध्य ए बी के मध्य समीकरण का कम से कम एक मूल विषय विद्यमान होंगे। सी इसका क्या होगा, कम से कम एक मूल इसमें अवश्य विद्यमान होगा। सी इसका मूल आ गया ना, सी इसका मूल कहाँ पर है, इन दोनों मूलों के मध्य स्थित है। अतः प्रमेय का सत्यापन हुआ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब करें। अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। शेयर